हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मच अवेटेड टॉपिक में लेके आ गया हूं, वो है अमेंडमेंट सीरीज ऑफ कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2019। ओल्ड एंड न्यू सिलेबस बोथ, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और सीए फाइनल लॉ बाकी लोग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जून 19 के अमेंडमेंट्स हैं, तो पहले ही मैं बता दूं कि ये कब तक के अमेंडमेंट्स मैं कवर कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2018, ठीक है। यानी 1 जुलाई 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018, 6 मंथ्स के अमेंडमेंट मैं कवर कर रहा हूं। और कुछ भी प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी तक आईसीएसआई का नहीं आया है। ये ट्रेडिशन रहा है कि लास्ट 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स, मतलब के पहले के अमेंडमेंट्स लागू होते हैं, तो 31 दिसंबर तक के एप्लीकेबल है। तो मैं नॉर्मल कन्वेंशन से चल रहा हूं और मैं 31 दिसंबर तक के सारे अमेंडमेंट्स कवर करवाने वाला हूं। इसमें प्रीडोमिनेंटली 2 बड़े अमेंडमेंट्स हैं, बाकी जो अमेंडमेंट्स होते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू वो तो है ही, पर 2 बड़े अमेंडमेंट्स क्या हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, बराबर, जो जनवरी 18 में ही पास हो गया था, पर उसके कुछ सेक्शंस इस 6 मंथ्स के दौरान 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में एप्लीकेबल हुए हैं, बराबर। और फिर है कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 भी पास हो गया है, जो इस 18 को मतलब ओवर रूल कर रहा है। मतलब वो 18 विड्रॉ करके 19 लाया उन्होंने, तो काफी मतलब चेंज है, काफी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम है वो जनवरी 19 में आया है, तो जनवरी 19 के अमेंडमेंट्स आपको जून 19 में एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्चुअली ये चीज हमको पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अब रिट्रैक्ट हो गई है, इसको ओवरराइड किया गया है। बट जो ओवरराइड करने वाला लॉ है वो अभी तक आपको अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी तक इस पे आईसीएसआई कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ऑर्डिनेंस बाय डेट वाइज देखें तो एप्लीकेबल है। इसमें आईसीएसआई को बोलने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब इनको अगर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो ओवर रूल किया गया है, तो वेट कर रहे हैं अपन आईसीएसआई का कि अगर 18 लागू नहीं है तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है क्या आईसीएसआई की तरफ से कि भाई 18 वाला ऑर्डिनेंस आप मत पढ़ो। तो आता है तो अपन देखेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ तो अप्लीकेबल है और हम वेट नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आईसीएसआई अपने टाइमलाइन के हिसाब से चलता है, कोई मतलब रिलायबल सोर्स नहीं है कि वो ऐसा कुछ मतलब लाएंगे कि नहीं लाएंगे कि ये 18 वाला ऑर्डिनेंस आप मत पढ़ो, ऐसा कोई रेगुलेशन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। और ये ऑर्डिनेंस नवंबर में आ चुका है, बरोबर, तो ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो इसलिए मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूं, बिकॉज कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आई है अभी तक आईसीएसआई के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अपन चैप्टर वाइज करेंगे, तो चैप्टर वाइज में मैं अभी पहला चैप्टर जो ले रहा हूं वो है की मैनेजरियल पर्सोनल। अब ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स इसमें ही हैं और लगभग मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 17 के हैं, कुछ ऑर्डिनेंस के भी हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केएमपी के सारे अपन अमेंडमेंट्स इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पे आ जाओ। पेज नंबर 28 केएमपी, पेज 28 केएमपी। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला है पॉइंट नंबर 22, सेक्शन 203 सबसेक्शन 5, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, ठीक है। केएमपी के अपॉइंटमेंट का रूल्स प्रोसीजर ये सेक्शन बताता है। तो इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, मैं सबसेक्शन 5 पढ़ रहा हूं जो अमेंड हुआ है। सबसेक्शन 5 पेनल्टी के बारे में, फाइन के बारे में, कि अगर आप 203 सेक्शन वायोलेट करते हो, कॉन्ट्रावीन करते हो, तो आपके खिलाफ और कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। ये क्लॉज अभी अमेंड हुआ है। तो पहले मैं ओल्ड फटाफट बता देता हूं, फिर मैं न्यू में उन्होंने क्या चेंज लाया है और आपको अभी क्या ख्याल में रखना है एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ओल्ड में देखो क्या था। ओल्ड में है, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, यानी पूरा 203, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है। सबसे बड़ा चेंज जो ओवरऑल पूरे एक्ट में मैं बताने वाला हूं वो है कि इन्होंने फाइन वर्ड रिप्लेस किया है पेनल्टी, मतलब फाइन के जगह पे पेनल्टी वर्ड को रिप्लेस किया है। अब बेसिकली ये वर्ड्स क्या हैं, काफी लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है इसमें। फाइन, ट्रेडिशनली फाइन वर्ड आता है सिर्फ सिविल चीजों के लिए। सिविल मतलब जो आपको पता है मॉनेटरी जो फाइन्स होते हैं उसके लिए, उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटीज नहीं आती। पर पेनल्टी वर्ड कॉमन होता है, पेनल्टी वर्ड सिविल के लिए भी होता है, पेनल्टी वर्ड क्रिमिनल नेचर के लिए भी होता है। तो इन्होंने
एक शिफ्ट किया है कि हर जगह हम फाइन फाइन वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि एक मॉनेटरी पेनल्टीज है, बट उसको क्रिमिनल नेचर का एक टच नहीं था पहले, क्योंकि वर्ड फाइन यूज किया गया था। फाइन बेसिकली सिविल लॉज में होता है, क्रिमिनल लॉज में नहीं होता। तो उन्होंने वर्ड को अब रिप्लेस करके इंटेंट चेंज किया है कि अब पेनल्टी वर्ड में क्या होता है, पेनल्टी में तो फाइन तो आता ही है, फॉर सिविल केसेस पेनल्टी का मतलब फाइन ही होता है, बट फॉर क्रिमिनल केसेस ऑल्सो पेनल्टी वर्ड यूज होता है फॉर क्रिमिनल पेनल्टीज। ठीक है, तो स्कोप बढ़ा दिया है। पहले वर्ड फाइन था, अब पेनल्टी वर्ड यूज करके उन्होंने स्कोप थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हर जितने भी अपन ये अमेंडमेंट सीरीज पढ़ेंगे सब में लगभग उन्होंने फाइन वर्ड को पेनल्टी से रिप्लेस किया है। तो मैंने आपको लॉजिक पहले ही बता दिया, अब ये बार बार आते रहेगा तो मैं इतना बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो फाइन वर्ड हटा के पेनल्टी वर्ड लिया है, तो उन्होंने सिविल तो कवर कर ही लिया, क्रिमिनल मतलब स्कोप भी कवर कर लिया पेनल्टी वर्ड से। तो एक वर्ड ये बार चेंज हो गया है कि अब फाइन वर्ड नहीं है। विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, बरोबर, मिनिमम 1 लाख था मिनिमम, और विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। ठीक है, रेंज दी है मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। तो ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी को फाइन था 1 to 5 लाख। और फिर है एवरी डायरेक्टर एंड केएमपी, बराबर, पर्सन्स के खिलाफ क्या है, पर्सनल ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन। सेम वर्ड फाइन यूज किया गया था, विच में एक्सटेंड टू 50,000। तो ऑफिसर जो है, जो डायरेक्टर्स एंड मैनेजरल पर्सोनल है, उनके खिलाफ क्या है 50,000, विच में एक्सटेंड टू, मतलब मिनिमम फाइन कुछ नहीं है, सीधे मैक्सिमम लिमिट दी है 50,000। एंड वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंटिन्यूइंग वन, बराबर, डिफॉल्ट कंटिन्यू है, कोई ना कोई आपको चीज करनी थी पर आपने नहीं की है, या कोई चीज गलत करनी थी उसको रेक्टिफाई करना था पर वो गलत चीज अभी तक चल रही है, तो ये होगा कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। तो वो है विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट, बराबर, पहला दिन छोड़ के, कि फर्स्ट डे तो आपको 50,000 तक की पेनल्टी लग चुकी है, तो उसमें 1,000 इंक्लूडेड है ऐसा माना जाएगा। और सेकेंड डे से अब 1,000 पर डे, अप टू 1,000 पर डे, जो ऑफिसर डिसाइड करेगा, अप टू 1,000 पर डे आपको लगेगा, पर इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। 1,000 पर डे मतलब चलते रहेगा, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये पुराना था, तो पुराना मैं समराइज कर रहा हूं। पुराना क्या था कि कंपनी है तो 1 लाख टू 5 लाख रेंज रहेगी, ऑफिसर डिसाइड करेगा कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में एग्जैक्ट क्या फाइन चार्ज करना है। और ऑफिसर्स यानी डायरेक्टर और केएमपी के लिए था 50,000 अप टू 50,000, और फर्स्ट डे के बाद अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो अप टू 1,000 पर डे। ये पुराना लॉ था। अब इन्होंने क्या चेंज किया है वो अपन पढ़ेंगे। If any company makes any default in complying with the provisions of this section, such company shall be liable to a penalty. ठीक है, पहला चेंज कि फाइन वर्ड रिप्लेस हो गया, अब पेनल्टी आ गया ऑफ 5 लाख। अब रेंज नहीं दिए, रेंज हटा के उन्होंने फिक्स फाइन यानी पेनल्टी कर दिया है, जो कि कितना है 5 लाख। 5 लाख का फिक्स फाइन अब लगेगा कंपनी को। ठीक है, तो मैं यहां समरी लिख रहा हूं कि कंपनी के लिए अब सीधे 5 लाख है, फिक्स फाइन 5 लाख। एंड every director and KMP of the company who is in default shall be liable to a penalty, फिर से वर्ड पेनल्टी है, of 50,000। तो ये सेम है कि डायरेक्टर और मैनेजरल पर्सनल है, 50,000 फिक्स फाइन लगेगा पेनल्टी। एंड वेयर द कंटिन्यू डिफॉल्ट इज अ कंटिन्यूइंग वन विद अ फर्दर फाइन ऑफ 1,000, यहां पे भी वर्ड अप टू हटा दिया है, फिक्स 1,000। ठीक है, तो सब में एक कॉमन चेंज क्या आ गया, अप टू हटा दिया है, रेंज नहीं है, अब फिक्स फाइन है, फिक्स फाइन इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म चेंज क्या है कि रेंज अब नहीं है, अब ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे वो डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स पेनल्टी आपको चार्ज करना है। ठीक है, तो 5 लाख भी फिक्स हो गया, 50,000 भी फिक्स हो गया, और 1,000 जो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट का फाइन है वो भी फिक्स हो गया, सब फिक्स्ड है। तो ये हो गया। तो ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अब एक और चेंज आया है कि 1,000 पर डे कितना, इस पे कोई लिमिट नहीं था, अपर लिमिट नहीं था, अब उन्होंने अपर लिमिट भी लगाया है, और वो है बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। तो ये 1,000 पर डे करते 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 5 लाख से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैक्स लिमिट भी डाल दी है 5 लाख। तो ये पूरा अभी आपको याद रखना है कि ये अब सेक्शन 203 में कुछ भी अगर गलत होता है,
कॉन्ट्रावीन होता है, वायोलेशन होता है, तो अभी क्या होगा, कंपनी को फाइन लगेगा, सॉरी कंपनी को पेनल्टी लगेगा 5 लाख का, और डायरेक्टर और केएमपी जो डिफॉल्ट में है उनको 50,000 का फाइन लगेगा, मतलब पेनल्टी। एंड अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू चलते रहा तो सेकेंड डे से 1000 पर डे का पेनल्टी लगते रहेगा, और मैक्सिमम ये 1000 पर डे का एक मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। ठीक है, तो ये अभी आपको इस तरह से ख्याल में रखना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 22। अब आते हैं सेकंड पे, पॉइंट 23, सेक्शन 196 का ये अमेंडमेंट है। बेसिकली एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ है, प्रोविजो जो भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो प्रोविजो इंसर्ट हुआ है, मैं प्रोविजो बोलता हूं, मुझे आदत है, बट प्रोवाइजो भी आप बोल सकते हो। तो सेकंड प्रोवाइजो इसमें ऐड हुआ है, तो पहले कोई था ही नहीं, इसलिए मैंने यहां नॉट एप्लीकेबल लिखा है। तो 196 बेसिकली सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और WTD, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर। तो उसमें एक क्लॉज है, मतलब उसका सबसेक्शन पढ़ रहे अपन, कि उसमें एक क्लॉज था कि आप 21 ईयर्स से कम एज वाले पर्सन को MD या WTD या अपॉइंट नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने 70 ईयर्स का एज अटेन कर लिया है। ठीक है, 21 से कम नहीं और 70 से ज़्यादा नहीं, 21 से 70 के रेंज में आप अपॉइंट कर सकते हो। फिर इसमें एक एक्सेप्शन था, मतलब प्रोवाइजो था, फर्स्ट प्रोविजो, कि आप कर सकते हो अपॉइंट, अगर 70 से ज़्यादा के लिए एक्सेप्शन था, 21 से कम के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं। मतलब आप कुछ भी कर लो, 21 ईयर्स से कम के पर्सन को आप MD, WTD या मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते। पर 70 प्लस वालों के लिए एक एक्सेप्शन डाला गया था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस का फायदा आप ले सकते हो। काफी लोग 70 प्लस में भी काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कंपनी को अपने एक्सपीरियंस का फायदा दे सकते हैं। इसलिए उसमें एक्सेप्शन भी दिया गया था कि 70 अटेन करने वाले पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हो अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। तो ये फर्स्ट प्रोविजो था, एक्सेप्शन, कि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो आप 70 प्लस वाले पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हो। पर SRNGM यानी स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी है। अब अगर आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया तो सिंपल है कि आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। अब सेकेंड प्रोविजो जो ऐड हुआ है वो और फर्दर रिलैक्सेशन देता है कि कुछ लोग, हो सकता है कुछ बहुत कम नंबर ऑफ वोट से स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकता है पास न कर पाए। अब आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3 टाइम्स वोट्स चाहिए होते हैं, वोट्स इन फेवर 3 टाइम्स होने चाहिए वोट्स अगेंस्ट के। तो अगर आप बहुत ही कम मार्जिन से रह गए और आपका SR पास नहीं हो पाया तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं था। अब वो रिलैक्सेशन दिया गया है, सेकेंड प्रोविजो ऐड किया गया है, और वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बराबर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्योंकि ये सेकेंड प्रोविजो है, वेयर नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, आप SR पास नहीं कर पाए, वो मतलब SR मूव नहीं हो पाया, प्रॉपर पास नहीं हो पाया, क्योंकि आपको मेजोरिटी नहीं मिली, 3 टाइम्स स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन आपको सिंपल मेजोरिटी मिल गई, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए लगता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए क्या लगता है आपको पता होगा कि वोट्स इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट्स अगेंस्ट, बराबर, यानी अगेंस्ट से ज्यादा फेवर में होनी चाहिए, तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी का जो वोटिंग आया वो OR के हिसाब से आ गया, OR के हिसाब से आ गया, मतलब अगेंस्ट में जितने वोट्स थे उससे ज्यादा आपको फेवर में मिल गए, लेकिन आपको 3 टाइम्स नहीं मिल पाए, जो कि SR के लिए लगता है, आप उस रेंज में हो, OR आपका हो गया पास लेकिन SR तक आप पहुंच नहीं पाए, तो फिर उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि ऐसे लोग भी 70 प्लस वाले कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है वो आपको पता कर, अभी इसमें पढ़ना है। तो वो बोलता है बट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन एक्सीड्स द वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द मोशन, बराबर, वोट्स इन फेवर ज्यादा हैं, एक्सीड्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तो आपका सिंपल मेजोरिटी आपको मिल गया था, OR जितने वोट्स आपको मिल गए थे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है रीजनिंग और लॉजिक देके कि क्यों हमारे लिए कैंडिडेट जरूरी है, क्या फायदा ये कंपनी को दिला सकता है। ठीक है, तो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्लाई करना है,
बीओडी को अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेटिस्फाई करना है दैट सच अपॉइंटमेंट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स मे बी मेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कंपनी का क्या बेनिफिट है, कंपनी के लिए कैसे वो मोस्ट बेनिफिशियल है, और अगर आप उसको अपॉइंट नहीं कर पाते हो तो कंपनी का क्या नुकसान हो सकता है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो अप्रूवल दे देंगे। तो इवन इफ आप एसआर पास नहीं कर पाए हो, ओआर से भी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। मतलब एसआर से रिक्वायरमेंट घटा के क्या कर दिया है, ओआर, मतलब एटलीस्ट ओआर तो भी लगेगा, तो ओआर और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये एक्सेप्शन दे दिया है, ऑलरेडी एसआर एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन में एक और एक्सेप्शन दे दिया है कि चलो आपका एसआर नहीं आया तो ओआर से भी काम चल जाएगा, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप 70+ ईयर्स वाले कैंडिडेट को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिलैक्सेशन है, बेसिकली ये क्या है, रिलैक्सेशन है। एसआर को रिलैक्स करके ओआर किया है, पर आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से, और बोर्ड अप्लाई करेगी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है पॉइंट 24, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। ठीक है, शेड्यूल 5 आपको पता है कि इसमें अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन से रिलेटेड लिमिट्स दिए हुए हैं कि अगर आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी दिए, इनएलिजिबल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कब कोई पर्सन इनएलिजिबल हो जाता है फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजरल पर्सनल, और रेम्युनरेशन में दिया है कि कब आप जैसे अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो, वो लिमिट शेड्यूल 5 में दिया हुआ है, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी दी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पार्ट 1 है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट 1 मैं बता रहा हूं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें दी हैं। तो वो क्या था देखो, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर हेयरइन रेफर्स टू एट मैनेजर पर्सनल ऑफ अ कंपनी अनलेस ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, आपको ये सब फॉलो करना है तो ही आप एलिजिबल माने जाओगे। तो उसमें दिया है पहला, ही हैड नॉट बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। नॉट नेगेटिव दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा हुआ है तो आप इनएलिजिबल हो। ठीक है, नेगेटिव सेंस में दिया है। तो आपको इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए फॉर एनी पीरियड, मतलब एक दिन का भी इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। एक दिन का भी इंप्रिजनमेंट अगर इन सारे एक्ट्स के तहत आपको हुआ है तो फिर आप मैनेजरल पर्सनल नहीं बन सकते। ठीक है, फॉर एनी पीरियड, पीरियड मेंशन नहीं है, मतलब एक दिन का भी इंप्रिजनमेंट होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और फिर है और टू अ फाइन एक्सीडिंग 1000, या इन एक्ट्स के तहत आपको फाइन लगा है जो 1000 से ज्यादा है, यानी अप टू 1000 है, एग्जैक्ट 1000 भी रहा या उससे कम है तो आप इनएलिजिबल नहीं हो, मतलब आप एलिजिबल रहोगे। अप टू 1000 तक आपको इन एक्ट्स में फाइन लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी अपॉइंट हो सकते हो। पर अगर 1000 से ज्यादा है तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाओगे। और इन दोनों के बीच में लिखा है और, मतलब ये दोनों में से आप एक में भी फंसे तो भी आप इनएलिजिबल माने जाओगे। तो इंप्रिजनमेंट हुआ है, पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, 1 डे भी रहा तो भी चलता, तो भी आप इनएलिजिबल हो। और फाइन के केस में लिखा है कि मोर देन 1000 रहना चाहिए तो ही आप इनएलिजिबल रहोगे। और ये बहुत सारे एक्ट्स के नाम है। फॉर कॉन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, स्टैंप एक्ट, एक्साइज एक्ट, आईडीआरए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, सिक्रा, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, फेमा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, सेबी एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, एफटीआरए, और फिर है पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग। बस इसमें 3 एक्ट्स और ऐड किए हैं जो न्यूली बने हैं, और वो भी फिर आप इनएलिजिबल हो जाओगे। तो 3 न्यू एक्ट्स के ऐड किए हैं, 3 मोर एक्ट्स एडेड इन द लिस्ट। पहला है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, फिर है जीएसटी एक्ट 2017 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। विजय माल्या जैसे लोगों को पकड़ने के लिए और उनसे पैसा वसूल करने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पास हुआ है, और विजय माल्या ही उसने इनॉग्रेशन किया है। सबसे पहला फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है विजय माल्या, और उसके खिलाफ बहुत सारे इसलिए एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये 3 एक्ट्स भी ऐड हुए हैं, मतलब स्कोप बस बढ़ गया है कि इन एक्ट्स में भी अगर आपको 1000 से ज्यादा फाइन लगा है या आपको कुछ पीरियड का इंप्रिजनमेंट हुआ है तो फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या जो ये है WTDR मैनेजर आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो स्कोप वाइड हो गया, इसमें 3 एक्ट्स और ऐड किए हैं। तो इतना सही अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं।
फिर है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, सेम, ये पॉइंट ए था जो मैं पढ़ रहा था ऊपर, ये पॉइंट ए था पहला पॉइंट, ये लिस्ट है 4 पॉइंट्स है इसमें, तो इसका तीसरा पॉइंट है सी, सेम क्लॉज है, सेम पूरा हेडिंग है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट था कि ये था वेयर ही इज अ मैनेजिंग पर्सन इन मोर देन वन कंपनी ही ड्रॉस फ्रॉम वन और मोर कंपनीज। तो इसमें एक ऐसा इनएलिजिबिलिटी का पॉइंट था कि आप एक से ज्यादा कंपनी में अगर मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट होते हो और आप एक या एक से ज्यादा में आप रेम्यूनरेशन उठा रहे हो तो आप इनएलिजिबल हो, तो आप इनएलिजिबल हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो अब ये पॉइंट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी था कि अगर आप सेक्शन 196 पढ़ोगे, 196 आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सब मैनेजर नहीं बन सकता, पर उसी में एक्सेप्शन दिया है कि आप वन मोर कंपनी में बन सकते हो अगर वो उस कंपनी की सब्सिडरी है। मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट की मैनेजरल पर्सनल के लिए जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है उसका डेफिनेशन, और एक प्रोविजो अलग से सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के लिए कि ऑलरेडी कोई कंपनी का मैनेजर है और आप उसको अपने कंपनी में भी मैनेजर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ऐसा एक्सेप्शन दिया हुआ है। बट आपको बोर्ड का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेक्शन 196 में दिया है, तो एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आप बोर्ड के यूनानिमस रेजोल्यूशन से आप ऑलरेडी एक कंपनी में कोई एमडी या ये है तो आप अपनी कंपनी में बना सकते हो। मतलब वो इंसान एट ए टाइम दो कंपनी में मैनेजरल पर्सनल बना हुआ है। और ये पॉइंट जो है अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये पॉइंट बोलता है कि अगर आप दो कंपनी में हो तो आप इनएलिजिबल हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था कि सेक्शन में अलाउ किया गया, एक्सेप्शन दिया गया, पर शेड्यूल में उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट दिया गया, तो उन्होंने शेड्यूल को अमेंड किया है। मतलब सेक्शन वैलिड रहेगा कि वो एक पर्सन दो कंपनी में एमडी बन सकता है। अगर सेकेंड कंपनी जो उसको अपॉइंट करना चाहती है, वो सेकेंड कंपनी अगर अपने बोर्ड का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे तो वो उनको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो एक्ट को मतलब इन्होंने प्रॉपर रखा है और इन्होंने शेड्यूल को अमेंड करके वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हटा दिया है। तो इसको हटाने से क्या होगा, कुछ नया नहीं हुआ है, इंटेंशन पहले से ही वही था जो सेक्शन 196 में दिया हुआ है, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था और लोगों को सिचुएशन समझ में नहीं आती कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उन्होंने हटा के थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी लाई है, कॉन्ट्राडिक्शन हटा दिया है, और मतलब जो 196 बोलता है वो होगा, जो होते आ रहा था कि जो मैंने आपको भी समझाया कि दो कंपनी में भी एक पर्सन एमडी बन सकता है, ठीक है, तो वो दिया है। तो क्लॉज सी बेसिकली ओमिट किया गया है। तो अब क्या है, टू अवॉइड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, टू अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन अब इन्होंने हटा दिया है और सेक्शन 196 में जो दिया हुआ है वो अप्लाई होगा और एक इंसान दो कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर साइमल्टेनियसली बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है सेक्शन 197, जो पूरा लंबा सेक्शन है 197 जिसमें बहुत सारे 17 क्लॉजेस हैं। तो इसमें दो तीन क्लॉजेस ऐसे हैं, सबसेक्शंस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था और वो मैंने लिस्ट दी है। तो पूरे सेक्शन में जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था वो रिक्वायरमेंट अभी रिलैक्स की गई है, वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है कि अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा बस। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो इन जनरल मीटिंग तो आप वो काम कर सकते हो जो पहले आप मतलब करना चाहते थे, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था। तो ये मैंने लिस्ट दी है कि कहां कहां ऐसे क्लॉजेस थे। इन द फॉलोइंग केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या है, मोर देन एमआर मैनेजर रेम्युनरेशन मोर देन ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट ऑफ 11%। तो आपको पढ़ा ही होगा कि ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन 11% तक आप दे सकते हो, और अगर आपको 11 से ज्यादा देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था। अब वो हटा दिया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मत लो, आप सिर्फ एसआर इन जीएम पास करो, आप 11 से भी ज्यादा रेम्युनरेशन दे सकते हो। फिर था कि इफ लिमिट्स ऑफ शेड्यूल 5 इज एक्सीडेड, बराबर, शेड्यूल 5 की भी लिमिट्स अगर आप क्रॉस करना चाहते हो, जो मैक्सिमम रेम्युनरेशन उसमें दिया गया है इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, उससे आप ज्यादा देना चाहते हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगता था, अप्रूवल लगता था, तो वो भी अब हटा दिया है, सिर्फ आपको एसआर इन जीएम पास करना है। और एक था वेवर ऑफ रिकवरी
ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन पेड टू अ मैनेजर पर्सनल इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स ऑफ 197। तो वेवर में भी एक क्लॉज था जो अभी अलग से भी आएगा कि अगर आपने गलती से एक्सेस रेम्युनरेशन दे दिया है, इस एक्ट से ज्यादा रेम्युनरेशन दे दिया है, तो वो आप वेव नहीं कर सकते। अगर आपको वेव करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। अब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हटा दिया गया है और वहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन का क्लॉज डाला गया है। ठीक है, तो हर जगह पूरे सेक्शन 197 में जहां जहां, इवन सेक्शन 200 में भी इसका इफेक्ट आता है जो एक और सेक्शन है, तो जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल था अब कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लगता है। और जो भी पेंडिंग अप्रूवल्स होंगे उसके लिए भी प्रोविजन डाली गई जो आगे अपन पढ़ेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है और जिनका अभी तक अप्रूवल आया नहीं है, जो पेंडिंग अप्रूवल्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका क्या होगा, उनके बारे में भी लॉ ने प्रॉपर ट्रांजिशनल प्रोविजन दी हुई है। ठीक है, तो ये 3 जगह पे आपको अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अप्रूवल की और आप SRNGM पास करके भी ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन दिया है, रिलैक्सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है 197, ये एक्चुअली सबसेक्शन 1 है, ये ऊपर का भी अलग अलग सबसेक्शंस के हैं। तो ये 197 सबसेक्शन 1 का एक पॉइंट है, इन्होंने प्रोविजो ऐड किया है, प्रोविजो ऐड किया है। तो ये क्या प्रोविजो है मैं बताता हूं कि ये पॉइंट एक्चुअली है, एक सेकंड बताता हूं आपको। ये पॉइंट इसी का पॉइंट है कि जहां जहां आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, जैसे जहां जहां आपको बोला गया कि आप SRNGM पास करो, तो SRNGM पास करने के पहले आपको यह काम करना है जो इन्होंने दिया है कि SR पास करने के पहले आपको कुछ और लोगों का अप्रूवल लेना है, और अगर वो अप्रूवल देते हैं तो ही जनरल मीटिंग होल्ड करके मेंबर्स का अप्रूवल लेना है। तो ये पावर दिया है, कुछ लोगों को पावर दिया है, वो क्या है आपको मैं पढ़ के बताता हूं। प्रोवाइडेड दैट और दैट वेयर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब आप रेम्युनरेशन लिमिट से ज्यादा देना चाहते हो और एक तरफ आपके डिफॉल्ट्स हैं, आपके डिफॉल्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, अलग अलग जो अभी लिस्ट पढ़ेंगे अपन, और आप चाहते हो कि आप लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन दो। तो कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि एक जगह आप डिफॉल्ट कर चुके हो, पहले वहां पैसे दो, आप लिमिट से ज्यादा किसी को क्यों दे रहे हो, पहले आपके वादे हैं, आप बाकी लोगों को जो आपके डिफॉल्ट्स हैं वो तो आप पूरे करो। तो जिनके डिफॉल्ट्स हैं, मतलब जिनका पैसा आप दे नहीं रहे हो, आपने डिफॉल्ट कर दिया है, उन लोगों को पावर दिया है कि वो लोग आपको रोक सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मत दो। एक्स्ट्रा दे रहे हो, इधर तो जितना उनको देना है वो भी नहीं दे पा रहे हो और कुछ लोगों को आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो, कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो इसको रोकने के लिए उनको पावर दिया है कि अब जिन जिन का पैसा आपने डिफॉल्ट किया है वो आपको रोक सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मत दो। तो ये कौन कौन लोग हैं ये अपन पढ़ेंगे। डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक, ठीक है, बैंक का कोई लोन होगा या कोई भी लिमिट या कुछ भी आपने फैसिलिटी ली है जिसमें आप डिफॉल्टर हो, आपने डिफॉल्ट किया है। फिर है PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आपने लोन लिया होगा, और एनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, बराबर, NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स। नॉर्मल जो डिबेंचर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल ही होते हैं, तो बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स जो कि नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फिर है और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब पूरे इसमें कहीं भी अनसिक्योर्ड नहीं है, बैंक और इसमें कहीं लिखा नहीं है कि वो सिक्योर्ड होंगे कि अनसिक्योर्ड होंगे, मतलब बैंक और PFI के जो भी ड्यूज हैं वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे उसमें कवर्ड है। और जो नॉर्मल अनसिक्योर्ड होते हैं, जैसे आप अगर अकाउंट्स पढ़ते हो, आपने लिक्विडेशन भी पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे चीजें पढ़ी होंगी, तो नॉर्मली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सारे भी ड्यूज होते हैं, पर ये नॉर्मली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड। तो इनका नाम कहीं भी नहीं, इनका नाम कहीं भी नहीं, तो उनको ये पावर नहीं दिया गया। सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक और PFI को, 4 लोगों को ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या पावर है, द प्रायर अप्रूवल, ठीक है, यानी इन लोगों से आपको प्रायर अप्रूवल लेना है। मतलब जनरल मीटिंग में मेंबर से तो आप बाद में पूछो, पहले इन आउटसाइडर्स से पूछो जिनका पैसा आप डुबा के बैठे हो, डिफॉल्ट करके बैठे हो। ठीक है, तो आउटसाइडर्स को पावर दिया है टू स्टॉप एक्सेस पेमेंट, टू स्टॉप एक्सेस पेमेंट, MR ज्यादा देने से वो रोक सकते हैं। ठीक है, प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक, PFI और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज अ केस में बी शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी बिफोर ऑब्टेनिंग, बिफोर, ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग जो मैंने बोला पावर दिया है, बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल
इन द जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में मेंबर्स का अप्रूवल लेने से पहले आपको ये बाहर वाले जिनका डिफॉल्ट आप कर चुके हो इनसे पहले अप्रूवल लो। अगर ये हां बोलते हैं तो जाके आप मेंबर्स से पूछो, ठीक है। तो ऐसा उसमें प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो ये पूरा एक प्रोविजो ऐड हुआ है, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, आउटसाइडर्स को पावर दिया गया है कि वो मेंबर्स से पहले उनको मना कर सकें, और अगर वो मना करते हैं तो मेंबर्स से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये पूरा एक अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 197 सबसेक्शन 9। 197 सबसेक्शन 9। तो पुराना क्लॉज पहले मैं पढ़ लेता हूं, बैकग्राउंड समझा देता हूं, फिर क्या चेंज हुआ है वो आपको बताता हूं। If any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such sum in excess, मतलब एक्सेस रेम्यूनरेशन का है जो मैं ऊपर बता रहा था कि आपने गलती से एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे दिया है, देना नहीं चाहते हो, आपने दे दिया गलती से और बाद में आपको पता चला कि आपने लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया है, बरोबर, और अब आपको वो रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि आपने परमिशन लिया ही नहीं है, आपने SRNGM पास नहीं किया है। अगर आप पास कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको वापस लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने अप्रूवल ही नहीं लिया है तो वो पैसा, वो जो पर्सन है जो KMP है वो पैसा रख नहीं सकता और कंपनी को उससे पैसा वापस लेना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड, ठीक है। तो एक्सेस दिया है आपने ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय दिस सेक्शन और विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड भी हट जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पहले लगता था, जो मैंने बताया ना पहले लगता था, अब वो यहां से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हटा दिया है। वेयर इट इज रिक्वायर्ड ही शैल रिफंड सच सम टू द कंपनी एंड अंटिल सच सम इज रिफंडेड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी। बराबर। तो जब तक कंपनी को आप लौटा नहीं देते, वो पैसा आपको यूज नहीं करना है, वो पैसा आपको खर्च नहीं करना है, नहीं तो फिर आप बोलोगे खर्च कर दिया अब मेरे पास है ही नहीं, तो आप उसको होल्ड करो, आप उसको खर्च मत करो, आप उसको होल्ड करो इन ट्रस्ट, ऐसे कि वो आपका पैसा नहीं है, वो पराया पैसा है ऐसा समझ के आप उसको होल्ड करो और आप खर्च मत करो जब तक आप उसको रिफंड न करो। तो पुराना क्लॉज था। अब देखो क्या चेंज हुआ है। इफ एनी डायरेक्टर ड्रॉज और रिसीव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय रेम्यूनरेशन एनी सच सम्स इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय दिस सेक्शन और विदाउट अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन। देखो नाम चेंज कर दिया, अब वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जो भी अप्रूवल लगता है, अब कौन सा अप्रूवल लगता है, SRNGM, ठीक है। तो वो है अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, मतलब SR की बात हो रही है, SR। अब इसमें टाइम लिमिट डाली है कि रिकवर करना है, अरे पर एक टाइम बाउंड मैनर में रिकवर करना है। क्या है, घर की बात है ना, मतलब डायरेक्टर्स तो घर के ही हैं, कंपनी और डायरेक्टर्स मतलब इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना, तो वो तो कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, पैसा मस्त यूज करते रहेंगे, कौन देखने वाला है। तो उसमें एक टाइम लिमिट डाली है कि कितने समय के अंदर आपको पैसा रिकवर करना है, तो ध्यान दो टाइम लिमिट डाली है। He shall refund such sums to the company within 2 years। ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 2 साल से ज्यादा तो कंपनी भी अलाउ नहीं कर सकती। आप तो जैसे नोटिस देते हो ना कि भैया इतना पैसा दे दो, तो आप 30 डेज दोगे, 60 डेज दोगे, 90 डेज दोगे, तो नॉर्मली कंपनी 30, 60 या 90 डेज तक ही देती होगी, या बहुत वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो 180 डेज, पर 2 इयर्स एक्ट ही लिमिट डालता है कि कंपनी भी चाहे तो 2 साल से ज्यादा समय नहीं दे सकती है, तो 2 इयर्स तो मैक्सिमम है, और सच लेसर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कंपनी। तो अगर कंपनी ने 30 डेज दिए तो बस 30 डेज अप्लाई होगा, वहां 2 इयर्स का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। सपोज कंपनी ने 5 साल अलाउ किए तो 5 साल नहीं आएगा, 5 साल और 2 ईयर विच एवर इज लेस, यानी कंपनी 2 इयर्स से ज्यादा का टाइम पीरियड अलाउ कर ही नहीं सकती, यानी कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन डालिए कि आप 2 साल से ज्यादा टाइम अलाउ ही मत करो, उससे लेसर पीरियड ही दो, और जो लेसर पीरियड आपने दिया है उसके अंदर वो पैसा रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिया है एज मे बी अलाउड बाय द कंपनी एंड अंटिल द सम इज रिफंडेड होल्ड इट इन द ट्रस्ट फॉर द कंपनी, ठीक है। सिंपल है। एक तो क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हटा दिया, ऊपर से 2 साल का टाइम लिमिट दिया है। अब इसमें एक और क्लॉज था जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि पुराने इसमें क्लॉज था कि कंपनी ने वो वेव नहीं करना चाहिए, स्पेशली क्लॉज था कि कंपनी शुड नॉट वेव द एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड अनलेस अप्रूवल टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके ही आप वो वेव कर सकते थे, वहां पे भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम हटा के स्पेशल रेजोल्यूशन कर दिया है कि अब भी आप वेव नहीं कर सकते, आप वेव करना चाहते हो अगर तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, तो जाके आप उसको वेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख के देता हूं, आप भी लिख लो फटाफट, शैल नॉट वेव
अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल टेकन, ठीक है। और इसमें है शैल नॉट वेव अनलेस SR in GM passed, SR in GM passed, और उसमें भी टाइम लिमिट है 2 years, विद इन 2 years, कि ये वेवर भी आपको 2 साल के अंदर ही लेना है, ठीक है। दोनों में टाइम लिमिट है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कहीं नहीं है, आप SR in GM लो तो आप वेव भी कर सकते हो, लेकिन SR in GM भी कितने समय के अंदर पास करना है, 2 years, ठीक है। तो ऐसा एक क्लॉज था उसके अंदर। तो इसका इंपैक्ट यही है, नो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, और एक टाइम लिमिट डाल दी है, टाइम लिमिट फॉर रिकवरी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 197 सेक्शन में 2 सबसेक्शन इंसर्ट हुए हैं, न्यू इंसर्शन है, मतलब इसका पहले कोई करस्पॉन्डिंग क्लॉज था ही नहीं, 2 नए क्लॉज इंसर्ट हुए हैं। क्या है, चलो देखते हैं। पहला है क्लॉज या सबसेक्शन 16, अभी तक 15 तक ही था, 16, 17 2 सबसेक्शन इसमें इंसर्ट हुए। तो क्या बोलता है, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल इन हिज रिपोर्ट, बराबर, ऑडिटर रिपोर्ट जो होगा अंडर 143 आपने पढ़ा है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू द रिपोर्टिंग। तो वो उसमें क्या है, आपको ड्यूटी दी है, मेक अ स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट देना है, एक ड्यूटी बढ़ा दी है कि हर ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना है, काई के बारे में, एज टू वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कि आपने सेक्शन वायोलेट किया है क्या रेम्यूनरेशन पे करते समय, वो आप बताओ। और अगर किया है तो फिर आपको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है कि क्या क्या वायोलेट किया है, कब से किया है, क्या अब एक्शन आपने लिया है उसको करने के लिए, तो वो सब आपको फिर डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपने रेम्यूनरेशन पे करते समय कंपनी ने वो सेक्शन पूरा कॉम्प्लाई किया कि नहीं, ये ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी अब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया है वेदर रेम्यूनरेशन पेड टू एनी डायरेक्टर इज इन एक्सेस, बराबर, कहीं एक्सेस तो नहीं दे दिया है, एक्सेस ऑफ द लिमिट लेड डाउन अंडर दिस सेक्शन, एंड गिव सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो और भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने रिपोर्ट में बताओ, तो वो ऑडिटर पे जिम्मेदारी डाली जा सकती है। अभी आपको 2 ही चीजें ऑडिटर को बतानी है, नंबर 1 कि रेम्यूनरेशन इस सेक्शन के हिसाब से दिया है कि नहीं, और कहीं एक्सेस रेम्यूनरेशन तो नहीं दे दिया है किसी डायरेक्टर को। ऐसे 2 पे आपको बताना है, हाँ कि ना, और अगर हाँ है तो आपको और डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा उसका जान सके कि क्या क्या गलत काम हुआ है। तो ऑडिटर का एक पॉइंट ऐड हुआ है, ऑडिटर की ड्यूटी बढ़ा दी है। और फिर एक दिया है ट्रांजिशनल प्रोविजन, कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लगता था, तो काफी लोगों ने अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई कर दिया होगा, और उनका अगर ये अमेंडमेंट आते वक्त अगर वो एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उनका क्या होगा, क्योंकि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उन पेंडिंग केसेस का क्या होगा, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया है। तो क्या है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 any application made to central government and the provisions of this section as it stood before such commencement which is pending with that government shall abate, मतलब स्टॉप हो जाएगा, shall abate यानी वो स्टॉप हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें परमिशन देने के लिए लायबल नहीं है। तो अब होगा क्या, तो वो दिया है एंड द कंपनी शैल विद इन 1 year, 1 साल का टाइम दिया है, within 1 year of such commencement obtain the approval in accordance with the provisions of this section as so amended, यानी अब आपको SR in GM पास करना है पुराने केसेस के लिए, और आपको ये अमेंडमेंट आने के 1 साल तक का टाइम दिया गया है, 1 year। तो आपको अब क्या करना है, SR in GM पास करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 1 year से आपको देना है। और ये जो 2 सेक्शन इंसर्ट हुए हैं ये हुए हैं 12 सितंबर 2018 से, ठीक है। तो 12 सितंबर से 18 से पूरा 1 साल, यानी 12 सितंबर 2019 तक आपको वो पेंडिंग केसेस का अप्रूवल आपको SR in GM पास करना है। तो आप SR in GM से ही वो काम कर सकते हो, पेंडिंग केसेस के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वो पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो 2 सबसेक्शंस इंसर्ट हुए हैं, तो यहां से 12 सितंबर 2019, 1 year। तो ऐसा उसका सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 15 क्लॉज है उसमें भी अमेंडमेंट है, जो 197 ही मैं बता रहा हूं, 16, 17 जहां ऐड हुआ है उसी का सबसेक्शन 15 जो है उसमें भी अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, पुराना क्लॉज है, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, पूरा 197 जो सेक्शन है पूरा,
इंक्लूडिंग अब 16-17 भी जो नए इंसर्ट हुए हैं उस पर भी ये क्लॉज अप्लाई होगा। तो जो भी पूरे या पूरा जो सेक्शन है, ही शैल बी पनिशेबल विथ फाइन, अब सेम फाइन वर्ड रिप्लेस हुआ पेनल्टी से, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। अब एनी पर्सन दिया है कि कोई भी पर्सन जो इस पूरे सेक्शन में कहीं भी वायोलेशन करेगा। अब एनी पर्सन में कंपनी वर्ड कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं, एनी पर्सन में अब कंपनी आता है कि नहीं, ये थोड़ा सा पहले अज्यूम था कि हाँ एनी पर्सन में चलो कंपनी भी आएगी, क्योंकि काफी कॉम्प्लायंसेस कंपनी को भी करने थे, डायरेक्टर को भी थे और कंपनी के ऊपर भी थे। तो एनी पर्सन में डायरेक्टर तो आता ही है, केएमपी तो सारे आएंगे ही, बट कंपनी आती है कि नहीं, ये थोड़ा सा अज्यूम किया गया था। अब उन्होंने क्या अमेंड किया है, इफ एनी पर्सन मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, वर्ड रिप्लेस किया है, फाइन की जगह पेनल्टी आ गया है ऑफ 1 लाख। अब रेंज नहीं है 1 to 5 लाख, पहले रेंज था, पहले क्या था 1 to 5 लाख, अब एग्जैक्ट 1 लाख का फाइन दिया है कि 1 लाख फिक्स फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। एंड वेयर एनी डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय कंपनी, अलग से कंपनी के लिए डाला है, देखो मतलब वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि अब पर्सन में यानी सब डायरेक्टर्स और इंडिविजुअल्स आएंगे और कंपनी के लिए सेपरेट पेनल्टी है कि कंपनी है द इट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 lakhs। समझ में आ रहा है? तो 1 लाख इंडिविजुअल्स और दूसरे पर्सन के लिए और कंपनी के लिए पेनल्टी है 5 लाख फिक्स, उनके लिए भी 1 लाख फिक्स है, कंपनी के लिए भी 5 लाख फिक्स है। पहले रेंज था, अब फिक्स कर दिया है। तो अगर पर्सन है तो पर्सन में 1 लाख और अगर कंपनी है तो 5 lakhs, ठीक है, फिक्स 1 लाख एंड 5 लाख। तो ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 ने किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 197 सबसेक्शन 1 कि इसमें लिमिट्स थे कि जैसे आपने पढ़ा है कि ओवरऑल लिमिट है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स एमआर का, उसमें फिर सब लिमिट्स थे कि सब लिमिट क्या है कि अगर 1 मैनेजर या 1 एमडी या 1 डब्ल्यूटीडी है तो 5% और मोर देन 1 है तो 10%, और अदर डायरेक्टर्स के लिए 1% एंड 3% था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये सब में भी क्या इन्होंने इनका पहले क्लॉज क्या था कि ये लिमिट्स भी अगर आपको क्रॉस करनी है तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। तो वहां वर्ड लिखा था रेजोल्यूशन। अब ये कौन सा रेजोल्यूशन था क्लियर नहीं था, कुछ लोग ऑर्डिनरी बोल रहे थे, कुछ लोग स्पेशल बोल रहे थे, तो ये भी कंफ्यूजन था कि कुछ नहीं है तो नॉर्मली लोग ऑर्डिनरी समझते हैं कि जब तक स्पेशल वर्ड लिखा ना हो स्पेशल रेजोल्यूशन अज्यूम नहीं किया जाता। रेजोल्यूशन मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो लोग ऑर्डिनरी समझ रहे थे, पर लॉ का इंटेंट है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उन्होंने अमेंड किया उसको और स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड ऐड किया। ठीक है, तो दिया है, तो मैं डायरेक्ट अमेंडेड वाला पढ़ रहा हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये वर्ड्स उन्होंने ऐड किए और अपना इंटेंट बताया कि अप्रूवल नॉर्मल अप्रूवल नहीं लेना है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो दिया है कि ये लिमिट्स भी आप क्रॉस कर सकते हो, बराबर, जो कि मैंने हर जगह बताई। हर जगह अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल छोड़ के क्या आया है, एसआर एंड जीएम, तो हर जगह एसआर है, ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये जो सब लिमिट्स हैं 5%, 10%, 1%, 3%, ये जो सब लिमिट्स हैं ये भी अगर आप एक्सीड करना चाहते हो तो आप एसआर एंड जीएम पास करके इससे ज्यादा का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। ठीक है, तो वो डाउट हटा दिया कि वो ऑर्डिनरी है कि स्पेशल है, वो डाउट हटा दिया है और उन्होंने बोला है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन ही आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिया है कि 5% लिमिट रहती है, 1 डायरेक्टर है तो 1 मतलब एमडी है तो, और 1 से ज्यादा है यानी 1 से ज्यादा मतलब 2 और मोर जितने भी हैं तो फिर टोटलिटी में 10 का उन पे सब लिमिट लगेगा। और अगर अदर डायरेक्टर्स हैं जो नीदर मैनेजिंग है नॉर डब्ल्यूटीडी है, मतलब पार्ट टाइम है या अदर्स हैं, तो उनका है 1% या 3%। अगर ऑलरेडी होल टाइम पर्सनल है तो इनको 1 ही मिलता था मैक्सिमम, और अगर होल टाइम पर्सनल है ही नहीं तो इनको एक्सेस मतलब 3% मिलता था, हायर रेट मिलेगा। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं बोलता हूं पढ़ाते वक्त सब लिमिट्स, कि 11% के अंदर सब लिमिट्स हैं। 11 क्या है ओवरऑल, ये क्या है सब लिमिट्स। तो सब लिमिट्स में सिर्फ रेजोल्यूशन बोला गया था, रेजोल्यूशन कौन था क्लियर नहीं था, और इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो एसआर एंड जीएम ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, और एक है 197 में ही सबसेक्शंस बहुत सारे हैं, उसमें एक सबसेक्शन था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप स्टॉक ऑप्शंस नहीं दे सकते, ऐसा क्लियर क्लॉज था
कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस इशू नहीं हो सकते हैं और उनको आप क्या दे सकते हो। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन एंड मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय योर फीस, रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग्स एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। तो ये 3 चीजें आप दे सकते हो, फीस, कमीशन या प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन आप दे सकते हो, पर स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते। अब ये पूरा क्लॉज डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब होगा कि आप अब स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन अब है नहीं, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन अब है नहीं। मतलब इसका उल्टा मतलब क्या निकलेगा कि अब आप दे सकते हो। तो कैन गिव स्टॉक ऑप्शन, अब ये मैं उल्टा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, क्योंकि पहले क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि स्पेसिफिकली मना किया हुआ था। अब ये क्लॉज तो डिलीट हो गया, तो मतलब इनडायरेक्टली अब वो अलाउ हो जाएगा, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में थे, इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले ही वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में मत पूछो कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, आप मुझे व्हाट्सएप करो। नंबर मैं भले हर वीडियो में डाल दूंगा, 9730768982। डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, डायरेक्ट पूछो, कमेंट बॉक्स में फालतू कमेंट मत करो। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि टेक्स्ट मैसेज से समझाना मुश्किल है। आप व्हाट्सएप करो, मैं फटाफट आपको वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो, ताकि सब लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग का फायदा मिले। चलिए बाय गाइस।